देखो, आज का जो आर्टिकल है ये हिंदू में तो थोड़ा सा आया है, दो तीन जगह से और भी मैंने कलेक्ट किया है। बहुत ही बर्निंग इशू पे आर्टिकल है और बहुत सारे लोग वहां से बिलोंग करते हैं। असम में हर साल फ्लड क्यों आता है, इसी पे मैंने तीन चार सोर्सेज से मटेरियल्स कलेक्ट किए हैं और उसके बाद मैंने एक छोटा सा स्नैपशॉट कह सकते हैं कि जिसको हमने तैयार किया है। तो आर्टिकल बताने से पहले मोहसिन नकवी का एक शेर है कि अब की बारिश में कार्य जहां होना ही था। कार्य जहां का मतलब होनी, होनी को कौन टाल सकता है। अब की बारिश में कार्य जहां होना ही था, अपनी कच्ची बस्तियों को बेनिशान होना ही था। मतलब कहने का मतलब कि जिस तरीके से ये पूरा इंसिडेंट हुआ है, आप देखेंगे तो 200 करोड़ का लॉस हुआ है। और ये एक एवरेज निकाला गया है, एक एस्टिमेट निकाला गया है कि हर साल फ्लड से 200 करोड़ का नुकसान होता है असम को। अभी तक 50 लोग मेरे हिसाब से 50 लोगों की डेथ हो चुकी है। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि असम में फ्लड आता क्यों है और फ्लड के नुकसान क्या है। नुकसान तो मेरे हिसाब से आप लोगों से बेहतर कोई नहीं बता पाएगा, लेकिन चूंकि राइटर ने लिखा है तो हम उस पर भी डिस्कस करेंगे और इसके करेक्टिव मेजर्स क्या लिए जा सकते हैं। फ्लड का डेफिनेशन आप देखोगे ना, तो फ्लड का डेफिनेशन सिंपल है कि जब पानी एक्स्ट्रा हो जाता है ना, तो रिवर से वो जो ड्राई लैंड है वहां पे चला आता है। मतलब रिवर के पास एक्सेसिव वाटर आ जाता है। हो सकता है वो बारिश से आ जाता हो या हो सकता है किसी नेचुरल डिजास्टर से आ जाता हो। नेचुरल डिजास्टर क्या होता है और किस तरीके से आ सकता है पानी, वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे। तो एक्स्ट्रा जो वाटर आ जाता है, वही वाटर फिर या तो रिवर अपना कोर्स चेंज कर देती है या फिर वो पानी, जाहिर सी बात है कि एक ग्लास है, मान लो उस ग्लास की कुछ कैपेसिटी होगी, 5 लीटर्स होगा या जितना भी कैपेसिटी होगा, उससे ऊपर पानी आएगा तो क्या हो जाएगा। वही सेम चीज यहाँ पे भी हो रहा है कि रिवर की जो कैपेसिटी है उससे ज्यादा यदि पानी आ जाएगा तो क्या होगा। जाहिर सी बात है कि आपके घर में आएगा, आपके खेत में आएगा, बाकी जगह पे चला जाएगा। वही चीज हुआ है। असम को डिस्कस करने से पहले नॉर्मली आप जान लें फ्लड आता क्यों है। पहला इसका रीजन ये है कि बारिश खूब तेज हो जाए 2 3 4 घंटे तक, तो फ्लड आने की गुंजाइश बढ़ जाती है। ये पहला रीजन। दूसरा रीजन ये है कि बारिश धीरे धीरे ही आ रही हो लेकिन बहुत ज्यादा देर तक आ रही हो। जैसे मैं अरुणाचल में था, एक बार ऐसा हुआ था कि 20 दिन तक लगातार बारिश हो रही थी। मतलब 5 10 मिनट के लिए रुका था, उसके बाद 20 डेज तक लगातार बारिश हो रही थी। और तीसरा राइटर ने ये सजेशन दिया है, मतलब तीसरा राइटर ने ये कॉज दिया है फ्लड का कि जो बहुत, मतलब मान लीजिए साइक्लोन आता है, साइक्लोन जो सुनामी में कन्वर्ट हो जाता है, तो पानी को मतलब एम्बैंकमेंट को भी तोड़ के उस किनारे को छोड़ के मतलब वहां से आगे आ जाता है। और इससे क्या होता है कि बहुत सी चीजें जलमग्न हो जाती हैं, मतलब पानी में आ जाता है। तो सुनामी भी आप कह सकते हैं या साइक्लोन कह सकते हैं कि ये भी एक रीजन हो सकता है। कोस्टल फ्लड्स के नाम से इसको जानते हैं। इंडियन एक्सप्रेस में कुछ दिन पहले एक न्यूज आया था, इसमें लिखा है कि आसाम सिचुएशन रिमेन्स ग्रीम, ओवर 55 लाख अफेक्टेड। मतलब 55 लाख लोग अभी तक इससे अफेक्टेड हो चुके हैं और सिचुएशन अभी भी ग्रीम है। ये कुछ दिन पहले का इंडियन एक्सप्रेस का, मैं वर्ड टू वर्ड नहीं, लेटर टू लेटर कोट कर रहा हूं। असम सिचुएशन रिमेन्स ग्रीम, ओवर 55 लाख अफेक्टेड। मतलब कि अभी भी बहुत इंटेंस सिचुएशन है और 55 लाख लोग अभी भी अफेक्टेड हैं। नेचुरल डिजास्टर की यदि हम बात करें तो बहुत सिंपल सी बात है कि जितने भी नेचुरल डिजास्टर होते हैं उसमें से 40% आपका जो डिजास्टर होता है वो फ्लड से ही रिलेटेड होता है। आप समझिए इस बात को। 2012 में इन्होंने आसाम का एक डेटा लिखा है कि 3200 करोड़ के आसपास लॉस हुआ था फ्लड से। 3200 करोड़, ऑन एन एवरेज 200 करोड़ तो हर साल जाता है। 2012 में जो फ्लड आया था उससे 3200 करोड़ का लॉस हुआ था। ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 14% ऐसा एरिया है इंडिया का जो वल्नरेबल है, जहां पे फ्लड की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। और असम की बात करें तो असम का 40% ऐसा एरिया है जहां पे फ्लड की बहुत ज्यादा गुंजाइश रहती है और फ्लड आने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है। ये तो एक जनरल ओवरव्यू हो गया। अब हम रीजन जानना चाह रहे हैं कि क्या रीजन हो सकता है। सबसे प्रोमिनेंट रीजन जो है वो ध्यान से समझिएगा, हिमालयन फुट हिल के आसपास असम पड़ता है। हिमालयन फुट हिल समझते हैं, जैसे हिमालयन हिमालयन ये माउंटेन है ना, तो यहाँ पे जैसे ये पर्वत खत्म हो रहा है वहां से असम चालू हो जाता है। आप मैप में देखेंगे तो। अब इस बात को समझना, असम में एक जगह है डिब्रूगढ़। लास्ट ईयर मैं तिनसुकिया में था तो वहीं से फ्लाइट पकड़ के दिल्ली आया था। एक डिब्रूगढ़ है और एक तिब्बत है। इस बात को समझिएगा ध्यान से, ब्रह्मपुत्र वहीं से निकलती है।
तो जो समुद्र तल से ऊंचाई है ना तिब्बत का, उसका डेटा है 4.5 किलोमीटर। मतलब जो जो सी लेवल से जो उसकी हाइट है तिब्बत का, वो 4.5 किलोमीटर है। और डिब्रूगढ़ का इन्होंने डेटा दिया है 108 मीटर। आप देखो कहाँ 4.5 किलोमीटर का एरिया और कहाँ पे 108 मीटर। अब इस बात को समझिएगा कि जब वहां से वो रिवर निकलती है ना, तो उसकी वेलोसिटी और उसकी ग्रेविटी तो पूछो मत कितना ट्रिमेंडस होता है। और इससे क्या होता है, वो बहुत सारे माइन्यूट पार्टिकल्स को ब्रेक करते हुए निकलती है, बहुत सारे पत्थर को तोड़ते हुए निकलती है, जिसको हम सेडिमेंट्स कहते हैं, ज्योग्राफी में पढ़ाया था आप लोगों को। और वो बहुत सारे सेडिमेंट्स लेके निकलती है, चूंकि वहां पे वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, स्पीड बहुत ज्यादा है, ग्रेविटी बहुत ज्यादा है ऊपर, तो वहां से तो बहुत इजीली लेके चली जाती है। लेकिन जब ये प्लेन एरिया में पहुंचती है, तब अब जाहिर सी बात है कि एक ग्लास में 200 ml आप पानी रख सकते हो, उसी ग्लास में मान लीजिए आधा ग्लास हमने कंकर पत्थर भर दिया, तो फिर 200 ml पानी कहां से रखेंगे आप? 100 ml पानी रखेंगे और उसके बाद आप स्टार्ट करेंगे तो पानी बाहर जाएगा। यही कहानी यहाँ पे भी है कि वो जितने सेडिमेंट्स लेके आती है हिमालय से ब्रह्मपुत्रा, ये सब नदी में मतलब सेडिमेंट्स आ जाते हैं, रिवर बेड जिसको हम कहते हैं। वो जैसे मान लीजिए कि इतना गहरा था पर इतना सेडिमेंट्स आ गया, तो अब सेडिमेंट्स आ गया तो जितनी वाटर कैपेसिटी थी उसकी उतनी वो नहीं रखेगा, बहुत सिंपल सी बात है, और वही पानी बाहर निकल जाता है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि फुट हिल्स के पास असम का होना एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से यहाँ पे फ्लड आता है। दूसरा रीजन है मानसून। मानसून में इन्होंने बोला है कि द वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री ऑफ असम, असम की जो वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री है, इसने क्लेम किया है कि बारिश का 85% पानी मानसून में ही हो जाता है। अब देखिए ये तो करेला दूजा नीम चढ़ा वाला कहानी है कि बारिश 85% मानसून में हो रहा है, मतलब ये जून जुलाई अगस्त के महीने में हो जाता होगा, और ऊपर से ये समर का सीजन है। मेरे चेहरे को देख के आपको लग सकता है कि ये समर का सीजन है, तो ये समर के सीजन में ग्लेशियर सबसे ज्यादा मेल्ट होता है। तो आप समझिए कि हिमालय में ग्लेशियर भी है और मानसून भी, बारिश भी खूब तेज हो रहा है और ग्लेशियर भी पिघल रहा है। वो पानी कहाँ जाएगा? एक्स्ट्रा पानी हो गया ना। ग्लेशियर से जो पानी निकल रहा है समर के सीजन में वो भी निकलेगा, वो भी ब्रह्मपुत्रा में मिलेगा, और जो आपका जो मानसून वाला वाटर है वो भी मिलेगा। तो ये वाटर बहुत ज्यादा हो जाता है, तो वाटर कहीं ना कहीं तो अपना कोर्स चेंज करेगा ना। तो ये भी एक रीजन है। तीसरा वजह ये बता रहा है राइटर कि इम्बैंकमेंट जो बनाया गया है ना, इम्बैंकमेंट आप समझते हैं ना, नदी के किनारे बहुत बड़ी दीवार लगा दी जाती है कि पानी आएगा तो इम्बैंकमेंट उसको रोकेगा। तो जो इम्बैंकमेंट इन्होंने बनाया है ब्रह्मपुत्रा के आसपास वाला एरिया जो है, तो इसमें इन्होंने क्या किया है, 1960 में इन्होंने बनाया है, और उसके बाद कोई उसको मतलब बहुत बैड कंडीशन में आप समझिए, उसका रिपेयर करते रहना चाहिए ना टाइम टू टाइम। 1960 में आपने बनाया वैसे ही थोड़े रहेगा वो, उसको ठीक ठाक करते रहना चाहिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से जब पानी आता है ना, तो वो सैलाब जो आता है वो उसको तोड़ देता है। उस इम्बैंकमेंट को जो आपने बनाया है बहुत खराब कंडीशन में है, वो बैड कंडीशन में है, तो पानी पानी अपने क्या बोलते हैं फोर्स से उसको ब्रेक कर देता है। तो फिर तमाशा वही है जो अभी आप देख रहे हो सिलचर और पूरे असम में 35 डिस्ट्रिक्ट है शायद असम में टोटल, सारे डिस्ट्रिक्ट में मोर एंड लेस, नौगांव की तो हालत खराब है। तो इम्बैंकमेंट जो है उसका रख रखाव सही नहीं है, उसका रिपेयरमेंट ये लोग सही से नहीं करते हैं, बहुत बैड कंडीशन में है जो ब्रह्मपुत्रा के आसपास जो आपने इम्बैंकमेंट बनाया है। पॉपुलेशन डेंसिटी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। 1940 का डेटा इन्होंने दिया है कि पर स्क्वायर किलोमीटर 9 से लेके 29 9 to 29 पीपल वर रिसाइडिंग ओवर देयर इन 1940। 2011 का सेंसस ये कहता है कि वो डेटा अब 398 लोगों का हो गया। कहाँ पे 9 से लेके 29 लोग और अभी 398। जाहिर सी बात है कि पॉपुलेशन बढ़ा है तो इंक्रोचमेंट हुआ होगा, इंक्रोचमेंट हुआ होगा तो जाहिर सी बात है कि रिवर अपना कोर्स तो चेंज करेगी ही करेगी, क्योंकि वो रिवर वाले रास्ते में बना लेते हैं। इसके बाद लैक ऑफ ड्रेनेज सिस्टम, वो सिलचर में मैं रह के देख लिया हूँ, ड्रेनेज का कोई प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। अर्बन अनप्लान्ड प्लानिंग, मतलब अर्बन अनप्लान्ड ग्रोथ भी कह सकते हो इसको, जो भी मतलब अर्बन ग्रोथ है वो बिल्कुल प्लानिंग वे में नहीं है। कहाँ पे आउटलेट रखा जाएगा इसका कहीं कोई हिसाब किताब नहीं है। डैम्स बहुत ज्यादा क्रिएट किए जाते हैं, डैम्स के बाद आपका डिफॉरेस्टेशन भी बहुत ज्यादा हुआ है। तो ये सारे रीजन्स हैं जिसकी वजह से असम में फ्लड आए दिन आते रहता है। हिल्स की कटिंग करते हैं लोग। एक और रीजन दूसरे सोर्स से मैंने मतलब पढ़ा है, 1950 में असम में बहुत जबरदस्त अर्थक्वेक आया था।
और उस अर्थक्वेक ने रिवर का जो कोर्स है वो चेंज कर दिया। ज्योग्राफी में पढ़ाया था रिवर का कोर्स चेंज होने का क्या मतलब हुआ, रिवर ऐसे जा रहा है, ऐसे रिवर पर मतलब जा रही है, राइट, लेकिन यहाँ पे कोई किसी तरीके का रुकावट है, कोई रेसिस्टेंस है, तो रिवर चेंज कर लेगा अपना रास्ता। तो उसी को कहते हैं अपना कोर्स चेंज कर देना। तो इतना जबरदस्त तरीके का भूकंप आया था कि रिवर ने अपना रास्ता चेंज कर लिया, और कहा जाता है कि तब से आए दिन फ्लड आते रहता है असम में। लॉस क्या होना है अब, लॉस क्या होगा, प्रॉपर्टी लॉस होगा, एनिमल का लॉस होगा, यातायात ठप पड़ जाता है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन तो पूछिए मत। इसके साथ साथ एनिमल्स बता ही दिया, प्रॉपर्टी लॉस बता ही दिया, ठीक है। एक और चीज है काजीरंगा नेशनल पार्क, जो सबसे बड़ी धरोहर है हमारी, आप समझिए इस बात को। उसका 90% एरिया फ्लड प्रोन है, और पहले हमको ये लगता था कि वहां फ्लड आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, वहां पे इतनी ग्रीनरी है और अच्छा हो जाएगा। लेकिन 2019 का फ्लड हमको इस बात पे सोचने को मजबूर कर दिया कि काजीरंगा नेशनल पार्क को हम कैसे बचाएंगे। 2019 में जो फ्लड आया उससे वो हरियाली छोड़ दीजिए, 300 एनिमल वहां के मर गए। और एक और आपको बात बता दूं, काजीरंगा नेशनल पार्क में जब फ्लड आता है ना, तो फिर हिली एरिया की तरफ जानवर भागते हैं, और जब वो भागते हैं तो नेशनल हाईवे 33 या 37 के 37 है, आप चेक कर लेना, नेशनल हाईवे 37 से होते हुए वो निकलते होंगे। तो कार्बी एंगलोंग एक एरिया है, वहां पे वो ट्राइबल एरिया है असम में, आप लोगों को पता होना चाहिए, तो उस साइड भागते हैं वो। तो जब वो नेशनल हाईवे 37 से जाते हैं ना, तो बहुत एक्सीडेंट हो जाता है जिससे उनकी डेथ हो जाती है। एक और रीजन है, जो पोचर होते हैं, शिकारी, ये इनको पता होता है कि अब तो फ्लड आया है, अब वहां से भागेंगे जानवर, तो वहीं पे वो घात लगाए बैठे रहते हैं कि जब जानवर भागेंगे तो हम इसको मार देंगे सीधे सीधे। तो वो नेशनल हाईवे 37 के आसपास रहते हैं, जब जानवर वहां से निकलता है तो उसको मार देते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि हम उसको कैसे प्रोटेक्ट करें, हमारे देश की धरोहर है काजीरंगा नेशनल पार्क। तो ये सब जो है ड्रॉबैक्स हैं, इसके कुछ फायदे भी हैं फ्लड के, हालांकि लिखिएगा मत, लेकिन मैं बता देता हूँ। फ्लड के फायदे ये हैं कि इससे फिशिंग का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है, लाइटर नोट पे लिख भी सकते हो। फ्लड का फायदा ये भी है कि वाटर रिजुविनेट हो जाता है, मतलब वाटर रिचार्ज हो जाता है। और फ्लड का फायदा ये भी है कि सॉइल की फर्टिलिटी फिर से रिज्यूम कर लेती है, वो अपनी फर्टिलिटी फिर से हो जाता है। लास्ट में, अब न्यूज़पेपर में तो नहीं था, लेकिन अब सजेस्टिव अप्रोच तो मुझे देना ही है। तो सजेस्टिव अप्रोच क्या है, वही जो मैंने बताया, चैलेंजेस उसको उल्टा कर दी, एम्बैंकमेंट को और स्ट्रॉन्ग बनाओ, इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ कि उसको तोड़ के नहीं निकले हो। ये आप सजेस्टिव अप्रोच में लिख सकते हैं। ये एक और चीज कर सकता है स्टेट, कि जो सेडिमेंट्स आ रहे हैं ना नदी के साथ, रिवर बेड में जो सेडिमेंट्स हैं उसको निकाल दे। इससे दो फायदे होंगे, उससे निकालेगा तो दो फायदा होगा। सेडिमेंट्स निकाल दिया तो फ्लड की गुंजाइश कम हो जाएगी, क्योंकि सेडिमेंट्स की जगह में पानी जाएगा, और उस सेडिमेंट को स्टेट गवर्नमेंट बेच भी सकती है, इससे रेवेन्यू आएगा, स्टेट गवर्नमेंट को रेवेन्यू आएगा। तो ये भी एक सजेशन है। फॉरेस्टेशन करना चाहिए, ये भी इन्होंने बोला है। और एक और सजेशन है कि ब्रह्मपुत्र बोर्ड जो बनाया है ना, उसमें बहुत से सिचुएशंस वैकेंट, तो उस वैकेंट सिचुएशंस को बहुत जल्दी फिल किया जाए। और ब्रह्मपुत्र बोर्ड को पावर भी बहुत कम दिया गया है, बहुत कम पावर दिया गया है, तो उसके पावर को इनहांस करने की बात कही गई है। और एक और बात कहा गया है कि जो एम्बैंकमेंट बनाया गया है ना, एक्चुअली ये बहुत बड़ा नदियों का नेटवर्क है, ये आप क्या बोलते हैं, ये जो ब्रह्मपुत्र है ना, उसमें बहुत सी सहायक नदी भी, तो जहां जहां पे आपने एम्बैंकमेंट बनाया वहां पे एक मौसम केंद्र बना दो, ताकि लोगों को इन्फॉर्म किया जा सके, और वो मतलब इफेक्टिव होना चाहिए, ऐसे गलत सलत नहीं बोलना है, ताकि लोग संभल जाए 2 दिन पहले 3 दिन पहले की फ्लड की कंडीशन है, तो वो लोग सुधर जाए क्या मतलब, अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लें, अपने आप को एडजस्ट कर लें। तो यही है, सरकारें आएंगी जाएंगी, बट असम का किस्मत कब ठीक होगा इसके बारे में अभी कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, और कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है। आर्टिकल यहीं पे खत्म हुआ। थैंक यू सो मच।